विधायिका के जो मेन रूप से केंद्र स्तर पे आपका होता है संघीय विधायिका, और राज्य स्तर पे राज्य की विधायिका कहलाती है। केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों विधायिका के पार्ट होते हैं। कोई भी कानून तभी पारित होगा जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों पारित करते हैं। यानी लोकसभा में पारित होना चाहिए, राज्यसभा में, फिर उस पर साइन किसका होता है, अंतिम मोहर राष्ट्रपति का, तब वो कानून बन जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता है, और इसके जो मंत्री होते हैं वो डायरेक्ट रूप से जनता चुन करके नहीं भेजती है, हम जिसको चुन करके भेजते हैं एमपी एमएलए, वो जिनको चुनते हैं वो राज्यसभा में जाके बैठते हैं। इसीलिए ये जो आपका ये है आपका लोकसभा हो गया, तो इसको निम्न सदन, और ये जिसको चुन करके भेजे वो राज्यसभा कहलाता है। इसलिए हम उच्च सदन, चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट जनता से जुड़ाव नहीं होता है राज्यसभा का, ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से जनता से जुड़ती है। तो राज्यसभा उच्च सदन क्यों है और लोकसभा निम्न सदन क्यों है, आपको समझ में आ गया। राज्य स्तर पे वही कहानी होती है विधानसभा और विधान परिषद का। तो विधानसभा होता है निम्न सदन, और जबकि विधान परिषद क्या होता है आपका उच्च सदन होता है। संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 से 122 तक की गई है। संसद के 3 अंग कौन कौन सा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद का मेन रूप से चर्चा 79 से 122 तक किया गया, ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद 80 सीधे सीधी किससे जुड़ा हुआ है, राज्यसभा से, यानी उच्च सदन से। तो कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि अनुच्छेद 80 का संबंध किससे है, तो राज्यसभा से है, यानी उच्च सदन। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, 250, लेकिन वर्तमान में 245 ही चुन करके जाते हैं। तो 245 में क्या होगा कि 12 विशेष क्षेत्र के होंगे, 12 क्या होंगे, जिनका मनोनयन होगा, वो खिलाड़ी हो सकते हैं, विशेषज्ञ हो सकते हैं, इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। 12 लोगों को चुन करके भेजा जाता है, मनोनीत करके। बाद बाकी 233 सदस्य हो गए, तो उनको क्या करके भेजा जाएगा, तो उनको जो आपका एमपी एमएलए है वो चुन करके भेजते हैं। तो इसमें से 245 सदस्य का चुनाव होता है अभी वर्तमान में। 245 में आप देखिएगा कि 200, ऐसे अगर सामान्य की बात करें मैक्सिमम सीट 250 है। अगर पूछेगा कि राज्यसभा में मैक्सिमम सीट कितना है तो 250, लेकिन अगर पूछे वर्तमान में कितने सीट पे चुनाव हुए हैं तो 245। 238 आपका अगर 250 है तो उसमें 238 निर्वाचित होते हैं और 12 विशेष बहुमत यानी मनोनयन करके चुन के जाते हैं। लेकिन वर्तमान में 245 सीट पे ही होता है चूंकि, तो 233 जो सीट होगा वो आपका कहां से होंगे, चुन करके जाएंगे चुनाव के माध्यम से। जबकि 12 सदस्य जो होंगे वो कहां से जाएंगे, मनोनयन होगा, इनका मनोनीत करके इनको चुन लिया जाएगा। ये विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे, चाहे खिलाड़ी हो, संगीतज्ञ हो, कला से हो, इकोनॉमिस्ट हो, किसी भी गुण से अगर पारंगत है तो उनको 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। बिहार में टोटल राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो 16 सदस्य। बिहार में कितने सदस्य होते हैं, तो 16 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। और लोकसभा में 40 सदस्य। तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो 16। बिहार से देखिए राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं चुन करके, 16, और लोकसभा में बिहार से कितने जाते हैं, 40, ठीक है, याद रखिएगा। ये बीपीएससी में निश्चित तौर पे पूछता है, पिछले बार भी बीपीएससी में पूछा था ना, लोकसभा से कितने सीट चुन करके जाते हैं, तो 40 सीट लोकसभा के लिए है, बिहार से चुन करके जाएंगे। जैसे बेगूसराय क्षेत्र से जाते हैं, गिरिराज सिंह चुन के गए थे, ठीक है, तो यहाँ 40 सीट यहाँ पे है। अब कहिएगा जिला 38 है, सीट 40 क्यों है, तो बहुत सारा जिला बहुत बड़ा है, जैसे पटना वगैरह होगा तो वहां 2 जाता होगा, क्योंकि बाढ़ भी आपका पटना में ही आता है, मोकामा भी पटना में ही आता है। उसी प्रकार से जो बड़ा जिला है वहां 2 हो गया होगा, इसीलिए यहाँ 40 संख्या हो गया है लोकसभा का। तो इतना याद रखिएगा, लोकसभा के लगभग जिला के बराबर है या 2 ज्यादा। अगर आप कंफ्यूज हो गए 16 है कि 40 है, होता है ना, पढ़ के गए राज्यसभा का 16 है, वहां याद हो गया कि लोकसभा का। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए याद रखिएगा जितना जिला है लगभग उतने के बराबर आसपास में ही है आपका लोकसभा सीट। तो 38 है ऐसे भी जिला, तो 2 जोड़ दीजिए 40, ठीक है, तो 40 सीट आपका हो गया लोकसभा में बिहार की, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे पूछता है, बार बार पूछा है। और राज्यसभा में 16, तो पहले हमने बता दिया कि राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होगा। जैसे प्रत्येक 5 वर्ष पे लोकसभा का विघटन होता है, आप देखते होंगे 5 साल पूरा की उधर से जो है अपना अपना प्रचार गाड़ी, जैसे अभी से ही शुरू हो गया कांग्रेस का, या बीजेपी भी अपना प्रचार करना शुरू कर देती है। लेकिन राज्यसभा के कभी सदस्य को प्रचार करते हुए आपने देखा है, नहीं देखा होगा,
ठीक है, इसलिए नहीं करते क्योंकि आपसे उनको वोट लेना ही नहीं, आपके बीच में नहीं आते हैं, लेकिन वो जाते होंगे जो एमएलए एमपी है उनके बीच में अपना प्रचार जो पार्टी की सरकार रहती है वो करती होगी। ठीक है, तो यहां याद रखना है राज्यसभा के लिए आयु कितना चाहिए, 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए आयु कितना चाहिए, 30 वर्ष। लोकसभा के लिए कितना चाहिए, 25 वर्ष। आप प्रधानमंत्री 25 वर्ष में बन सकते हैं, प्रधानमंत्री 25 वर्ष में बन सकते हैं, राष्ट्रपति 35 वर्ष से कम में नहीं बन सकते हैं। और अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी ही चाहिए, उससे कम में आप यहां पे चुन करके नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आप 25 वर्ष के बाद लड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट जनता वोट। अच्छा ये बताइए, गांव घर का जो मुखिया सरपंच है वो कितने एज के बाद लड़ सकता है? कभी देखे हो 18 वर्ष का मुखिया को लड़ते हुए चुनाव? कम से कम 21 वर्ष, फिर झूठ बोल रहा है 18 साल। प्रमुख अस्थायी समितियां, ठीक है। अब यहां से निश्चित तौर पे आपको एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, चाहे आप बीपीएससी का दे रहे हो चाहे यूपीएससी का, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे समितियां कितने प्रकार की है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे लोक लेखा समिति जो कि सबसे प्राचीनतम समिति में से आता है और इसकी शुरुआत अंग्रेज ने ही कर दिया था 1919-21 में। तो याद रखना है, सबसे अगर पूछ दे कि लोकसभा में सबसे पुरानी समिति कौन है तो वो है लोक लेखा समिति। लोक लेखा से ही क्लियर है कि लेखा जोखा देखने वाली समिति। तो कौन देखेगा रे? लोक लेखा। अच्छा, जो हिसाब बनाया है वही का लोग देखेगा कि दूसरा आदमी देखेगा जो गलती पकड़ेगा उसको? विपक्ष का नेता देखेगा ना कि ये इतना बजट बनाया है, बिल बनाया है, आखिर ये खर्च किया है कि नहीं किया है, कि बिना मतलब का इतना इतना फंड देश से निकाल लिया। ठीक है, इसमें 22 सदस्य होगा, कुल 15 होगा लोकसभा से और 7 होगा राज्यसभा से। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कोई दिक्कत? चलिए, 22 सदस्य। और मंत्री परिषद का कोई सदस्य शामिल नहीं होगा। जो भी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रधानमंत्री के सलाह से बनाए जाते हैं ये 22 सदस्य में से नहीं रहेगा। ये रहेगा कौन? विपक्ष का नेता। ठीक है, अध्यक्ष क्या होंगे इसके? विपक्ष का नेता होंगे। यह समिति भारत सरकार के लेखों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करती है। अभी बदले गए हैं सीएजी। बताइए नाम क्या है उनका? सीएजी का कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। कौन है सीएजी? सीएजी ऑफ इंडिया। तो अभी वर्तमान में जो सीएजी है क्या के अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या में है सीएजी? अभी क्या में है? तो ये 14 में है। जो उपराष्ट्रपति का जो पोजीशन है वही इनका भी है, सीएजी का भी याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। और सीजीए कौन है? तो मिसेज भारती दास। ठीक है, और ये 27वां है। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा, सीजीए है मिसेज भारती दास, एमएस भारती दास, और 27th पोजीशन पे है सीजीए, और ये है सीएजी। अब देखिए यहां पर है, यह समिति भारत सरकार के लेखा के संदर्भ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो हैं द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करेगी। उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। किसका? जो आपका लेखा समिति है इसके अध्यक्ष का चुनाव कौन करेंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। जैसे अभी ओम बिरला है तो यही करेंगे। और इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों में सदस्य संख्या 22 ही है। ठीक है, इस समिति द्वारा विभिन्न जांचों के माध्यम से विभिन्न घोटालों का उजागर किया गया है। जैसे घोटाला हो सकता है देश में, जैसे हथियार मंगाया गया। अब हथियार मान के चलो तुम ही जाओ, तुमको बोले सब्जी लाने के लिए कोई, और तुम सब्जी 500 रुपये लेके आओ, लिख दो कद्दू 500 रुपये लाए हैं, तो कोई सामने वाला भरोसा करेगा रे? अब तुम कहोगे कि ये हम जो है वो जैविक वाला लाए, इसमें यूरिया पोटास वाला नहीं है, वो अलग बात है। अभी देखोगे बड़े बड़े महानगर में सब्जी दो तरह, एक बोलेगा ऑर्गेनिक है,
ऑर्गेनिक का रेट होगा सीधे ट्रिपल। गोभी खरीदने जाओगे बोलेगा 300 रुपए केजी, और सिंपल वाला बोलेगा 50 रुपए केजी। अब डिपेंड करता है कि तुम सिंपल वाले को ऑर्गेनिक में रेट बना के दिए हो, वो तो तुम पे डिपेंड कर रहा है ना, कि तुमको अगर मालिक भेजा सामान खरीदने, उसी प्रकार से देश ने भेजा हेलीकॉप्टर या यान आपको खरीदने के लिए, मिसाइल, और आप जो मान के 3 लाख का चीज है उसका बिल बना दिए 30 लाख, और आप बोल देंगे कि उसमें फैसिलिटी ज्यादा है जो पहले 3 लाख में खरीदा जाता था, वो अलग बात है। यही सब यहाँ पे समस्याएं आती है। इस समिति द्वारा विभिन्न जांचों के माध्यम से विभिन्न घोटालों को उजागर किया गया, जैसे बोफोर्स घोटाला, कोयला घोटाला, ये कांग्रेस के समय में हुआ था। स्पेक्ट्रम घोटाला, ठीक है, ये सब कांग्रेस के समय में हुआ था। लेकिन वर्तमान समय में भी घोटाला हुआ है। अभी जो सब हेलीकॉप्टर वगैरह आया था ना वहां से, फ्रांस से खरीदा के, तो राहुल गांधी भी आरोप लगाए थे, लेकिन वही बात है कि राहुल गांधी को तो सब राहुल गांधी ही बना दिया है। आजकल बेचारे ठंडा में भी बिना स्वेटर के ही जो है एकदम रेस पकड़े हुए हैं, देश को जोड़ रहे हैं। देखिए देश है, बोफोर्स भी वो तोप से संबंधित है, बोफोर्स तोप था, उसमें घोटाला की बात थी, ठीक है। अब ये तो विपक्ष का काम है। अगर कोई सामान आया विदेश से खरीदा के देश में, अब कितने का होना चाहिए और कितने का वो बजट बना रहा है, अगर उसमें लगेगा तो वो उस पर आरोप लगाता है। तो आज तक ये सब जो है घोटाला उजागर किया गया किसके द्वारा? लोक लेखा समिति के द्वारा। अब आ जाइए प्राकलन समिति, ठीक है। प्राकलन समिति और ये जॉन मथाई के सिफारिश से बनाया गया था 1950 ईस्वी में। सॉरी, उस समय हमने बोल दिया था प्राकलन और इसका जो है दोनों की सदस्य संख्या 1 होता है, लेकिन नहीं होता है, इसमें 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी सदस्य होते हैं प्राकलन समिति में, वो सत्ताधारी पार्टी का ही होता है। और ये वार्षिक अनुदान जांच करती है 30 लोकसभा से, और यहाँ पे अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुने जाते हैं, सत्ताधारी दल के होते हैं। इसे अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है, ठीक है। ये अपना जो भी खर्च करेंगे उसका अपना हिसाबदारी करके रखते हैं प्राकलन समिति, ठीक है। मतलब कितना खर्च किधर करना है नहीं करना, ये सब के बारे में ये लोग बैठ के अपना सोचते हैं, किस विभाग में कितना खर्च करना है। तो यही प्राकलन, आकलन करना कि इस कृषि में इतना फंड देना है, सड़क के लिए इतना देना है, बिजली के लिए इतना देना है। तो ये सब अपना हिसाबदारी जो है इसमें करते हैं। इसको अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अस्थायी मितव्ययता समिति किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा प्राकलन समिति। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं, और अध्यक्ष इसका भी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही चुने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अध्यक्ष सत्ताधारी पार्टी के ही रहते हैं, क्योंकि इसमें जांच का काम नहीं, ये एस्टीमेट तैयार करना, ठीक है। अब आ जाइए लोक उपक्रम समिति है, गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव से हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोक उपक्रम समिति का गठन कब किया गया, तो 1964 में, और किसके सुझाव से, तो कृष्ण मेनन। इसमें भी आपके 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, और अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुने जाते हैं। काल विभिन्न रिपोर्टों की जांच करना, खास करके जैसे एयर इंडिया है, अगर देखा घाटे में जा रहा है तो उसको हटाओ भाई। जैसे रेलवे हो गया, अभी एयर इंडिया को बेच दिया प्राइवेट कंपनी के हाथ में। जैसे LIC को भी कह रहा था कुछ दिन में अब जो है बिक जाएगा LIC, तो सब कुछ बेच ही दो, प्राइवेट लोग को ही दे दो, तुमको नुकसान हो रहा है, प्राइवेट तो खूब कमाई लेगा। नहीं, तो जीवन बीमा निगम हो गया, भारतीय खाद्य निगम हो गया, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, FCI, जो आप लोग को PDS प्रोवाइड करता है, PDS जो गरीब लोगों को अनाज उनाज देता है, सब FCI गोदाम में सब रखाता है अनाज से संबंधित। तो इन सब जो भी उपक्रम है उसका जांच करना। अगर इसको लगता है घाटे में जा रहा है तो सरकार को सेशन करेगा कि घाटे में जा रहा है, इसको हटाने में ही फायदा है, तो इसी का बात सरकार मानेगी, ठीक है। CAG की रिपोर्ट की भी जांच करना, सरकारी कंपनियों की लेखों की भी जांच करना,
कि कितना कमा रही है, कितना क्या है। तो ये सब पर ध्यान रखना किसका काम है? आपका लोक उपक्रम समिति का काम, ठीक है। सरकारी कंपनियां भी बहुत सारी हैं आपके देश में, जैसे BSNL, क्या है? सरकारी कंपनी ही है ना। तो ये सब, अब BSNL को तो बेच दिया, BSNL नहीं है वो, इससे पहले था आपका टेलीफोन सब, जो किस कंपनी का था? दूरसंचार निगम लिमिटेड, BSNL भारत संचार है ना। हाँ, तो जितना भी है तो वो सब बिक गया, मतलब खत्म हो गया। तो ये यही सब जांच करती है, अगर घाटे में है, नुकसान हो रहा है फंड या राज्य केंद्र सरकार को, तो वो क्या करती है? उसको हटा देती है, बेच देती है, किसी प्राइवेट संस्था के अंदर कर देती है। तो ये सब काम किसके द्वारा किया जाता है? उपक्रम, मतलब साधन हो गया एक प्रकार का, उपक्रम नहीं बोलते, ये उपकरण से उपक्रम याद रखिएगा, कमाने का साधन ही है ना ये सब। क्या है आपका? एयर इंडिया, रेलवे, ये सब क्या है? उपक्रम है कमाने का। तो इससे संबंधित जांच करेगी लोक उपक्रम समिति, 22 सदस्य है। अब आ जाइए अनुसूचित जाति और जनजाति समिति, वो बस अनुसूचित जाति जनजाति के लोक कल्याण की बात करेगी। इसमें 30 सदस्य होंगे, 20 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के, और अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के संदर्भ में आयोग रिपोर्ट पर विचार करेगा। कार्य मंत्रणा समिति होती है, इसमें 15 सदस्य लोकसभा के और राज्यसभा के लिए अलग, यानी दोनों में कार्य मंत्रणा समिति अलग अलग होती है। लोकसभा में होगी कार्य मंत्रणा समिति, आज तक पूछा नहीं है लेकिन फिर भी सुन लीजिए एक बार। 15 सदस्य रहेगा लोकसभा के लिए अलग, और राज्यसभा के लिए कार्य मंत्रणा, जो कार्य अपना जो वहां पे होगा, सदन का कार्यवाही कैसे होगा, कितने बजे से कितने बजे होगा, समय कैसे उसको बांटा जाएगा, ठीक है। तो जो विभाग का है उसी में होगा ना ये। यानी जैसे कोई भी आज कमेटी होगा, जैसे यहाँ पे हम मीटिंग बुलाएंगे, तो सबसे पहले कुछ स्टूडेंट को, उसमें से जो अच्छा स्टूडेंट होगा उसको रखेंगे मैनेजमेंट करने के लिए। जैसे किसको 5 मिनट बोलना है, किसको 10 मिनट बोलवाना है, किसको क्या करना है, एक होता है ना सभापतित्व करके कंट्रोलिंग करने का। तो कार्य मंत्रणा समिति वही करता है। 15 लोकसभा में और 11 राज्यसभा में इसके सदस्य होते हैं, और सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना, किस समय पर किसको क्या करना है, कैसे करना है, ये कंट्रोल करने का काम कार्य मंत्रणा समिति का है। एक विशेषाधिकार समिति है, लोकसभा में विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा में 10 सदस्य होता है। किसी समिति के सदस्यों के विशेषाधिकारों के हनन के मामलों में जांच करना। अगर किसी, जैसे लोकसभा के सदस्य है, अगर उसका कोई अधिकार कोई हनन कर रहा है, कोई पार्टी उसका हनन कर रहा है, तो यह कमेटी उसका जांच करेगी। इसका कार्य अर्धन्यायिक प्रकृति का होता है। अब आ जाइए महिला सशक्तिकरण समिति, महिलाओं के लिए विशेष करके काम करेगी। 30 सदस्य इसमें भी, 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा, और राष्ट्रीय महिला आयोग के रिपोर्ट पर यह विचार करेगी। 30 सदस्य की जो कमेटी है, कौन सा? महिला सशक्तिकरण कमेटी। आज तक पूछा नहीं लेकिन बस सुन लीजिए। विभागीय अस्थायी समितियां टोटल कुल 24 होती है इस प्रकार की समितियां। प्रत्येक विभागीय समितियों की अधिकतम संख्या जो सदस्य होंगे उनकी 31 होगा, जिसमें लोकसभा से 21 एवं राज्यसभा से 10। 24 समिति 16 लोकसभा के अंतर्गत आती है और 8 राज्यसभा के अंतर्गत आती है, और ये विभागीय अस्थायी समितियां होती है। विभिन्न प्रकार की निधियां जो अभी ऊपर चर्चा की, तो समिति में मेन रूप से आपको याद रखना है 2-3 समिति, सिंपल आपको याद ही हो गया होगा इसे। एक पहला याद रखिएगा लोक लेखा समिति, 22 सदस्य तो एकदम नहीं भूलना। दूसरा प्राकलन में 30 सदस्य, आकलन के लिए ज्यादा आदमी की जरूरत होगा 30। उसके बाद आपका जितना भी है, जैसे लोक उपक्रम है, और ऊपर में क्या था आपका सबसे पहला? लोक लेखा, जहां लोक लगा हो उस सब का देखिए 22 ही दिख रहा है, तो इससे भी याद रखिएगा। लोक यहां भी दिख रहा है, कितना है? 22। यहां प्राकलन है, लोक नहीं दिख रहा है तो यहां 30। यहां लोक दिख रहा है 22, यहां 30। कार्य मंत्रणा ये अलग अलग ही होगा, 15 और 11। विशेषाधिकार में भी अलग अलग होगा, 15, 10, और फिर यहाँ 30। जहां लोक दिखे बस वही याद करना है अब आपको, बाकी में 30। बाकी वो सब जो स्पेशल वाला है वो पूछता नहीं है, अगर पूछ देगा तो देखिए, अब देख लीजिएगा एक बार, नोट्स दे देंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखिए अभी पढ़ लिए, लेकिन एग्जाम में याद रहे वही बात सबसे बड़ी बात है। तो लोक वाला तो अब नहीं भूलिएगा, जिसमें लोक लगा है, लोक लेखा हो, चाहे एक और था लोक, हाँ, अनुक्रम समिति,
और लोक लेखा दोनों में 22 है, बाद बाकी 30 पे तो गेम खेल सकते हैं ना। और अलग अलग है, वो भी कार्य मंत्रणा में एक में आपका लोकसभा में ज्यादा चाहिए होगा 15 और राज्यसभा में 11 चाहिए होगा। संचित निधि अनुच्छेद 266 में चर्चा है, सारा धन कर से जो प्राप्त होगा, राजस्व तथा ऋण उधार से प्राप्त होने वाला कर, उसमें सब सारा क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। पूरे देश का जितना भी जमा हुआ, टैक्स लिया सरकार उसको दिए, या आप सरकार से लोन लिए, कर्ज दिया या किसी देश को दिया तो उससे ब्याज वसूली करता है ना। जैसे अभी श्रीलंका को दिया, क्या लगता है आपको, फ्री में दे दिया क्या? उसका ब्याज लेगा देश आपका, तो वो पैसा बढ़ेगा ना। तो उसमें जो होगा वो सारा धन किसका भाग होगा, सिंचित निधि का। और संवैधानिक पदाधिकारी का वेतन जो होगा, जैसे आपको उपराष्ट्रपति का वेतन हो गया, वो सब यहीं से दिया जाएगा, ठीक है। भत्ते इस निधि से, संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते इस निधि से दिए जाते हैं। किस निधि से? संचित निधि से। और कहां से संचित होता है? जो आप टैक्स देते हैं, जो ब्याज से आता है वो पैसा। भारत का लोक लेखा, संचित निधि में जमा राशियों के अलावा सभी सार्वजनिक राशियां इसी में जमा होती है। किसमें? भारत का लोक लेखा में। सामान्यतः इसका संबंध बैंक में जमा राशि, बैंक में तो सरकार का पैसा थोड़ी जमा होता है, वो तो आदमी का है। बचते भविष्य निधि जमा राशियों से होता है। धन निकालने के लिए सरकार को संसद की मंजूरी नहीं चाहिए। इसमें किसमें? भारत का लोक लेखा समिति का अगर पैसा निकालना है तो इसमें संसद का मंजूरी नहीं चाहिए, लेकिन यहां मंजूरी चाहिए होता है संचित निधि में, याद रखिएगा। अब आ जाइए आकस्मिक निधि। विपत्ति आ गया तो जमा पूंजी गुल्लक कर तोड़िएगा ना, गुल्लक में जमा रखिएगा, विशेष परिस्थिति में ही तोड़िएगा। तो वही आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267, किसी आकस्मिक खर्चे के लिए निधि बनाई गई है। और जो बुजुर्ग लोग हैं आपके देश के, कौन है? राष्ट्रपति। जब उसको बोलेंगे तभी जो है भारत सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है, और कंट्रोलिंग मेन क्या होता है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति बोल देंगे गुल्लक तोड़िए, क्योंकि देश की स्थिति खराब हो रही है, तब जाकर के जो भारत का जो वित्त सचिव है वो गुल्लक तोड़ेंगे, यानी आकस्मिक निधि से फंड देंगे। तो ये केंद्र का आपका हो गया। अब राज्य का विधानमंडल, विधान परिषद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो केंद्र का जितनी भी संसद आपका कंप्लीट हो गया। संसद और सांसद में अंतर समझते हैं? संसद हुआ जो आपका लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। सांसद हो गया उसके मेंबर। तो संसद भवन हो गया और एक सांसद हो गए उसके सदस्य। तो संसद और सांसद दोनों में यही अंतर है, ठीक है। तो आपका संसद चैप्टर हो, लोकसभा राज्यसभा अच्छे से पढ़ा दिया, सभी समितियों को हमने बता दिया, और जो भी पदाधिकारी हैं उनका वेतन संचित निधि से जाता है, ये भी याद रखना है। और बैंक उनका पैसा सब जो सारा जाता है लोक लेखा समिति में जाता है। इससे ज्यादा आज तक ना पूछा है, ना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य है। उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।